हेलो एवरीवन, मैं हूं सौरभ सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने पॉलिटी के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि संविधान के स्रोत, हमारे संविधान में जो चीज़ें ली गई हैं वो बहुत सारे देशों से, लगभग 60 देशों के संविधान से विभिन्न चीज़ें हमारे संविधान निर्माताओं ने निकाली थी। और उन 60 देशों के संविधान से परीक्षा में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ जो पूछी जाती हैं विभिन्न एग्ज़ाम्स में, हम उनके बारे में आज अपने इस वीडियो में देखेंगे और इसके बाद इनसे संबंधित क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो विभिन्न एग्ज़ाम्स में आए हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम चूँकि कॉपी पेस्ट है, 1935 का जो अधिनियम है, इस अधिनियम की जो चीज़ें हैं वो लगभग कॉपी पेस्ट हैं ज़्यादातर। तो इसके बारे में हम ट्रिक नहीं बनाएंगे, लेकिन एक बार इसको देख लेंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो संघीय तंत्र जो है हमारा, क्योंकि 1935 के अधिनियम में हमने देखा था एक संघ बनाने की व्यवस्था की गई थी। भारत में एक संघ बनेगा और उस संघ में देसी रियासतें और सारे ब्रिटिश प्रांत सम्मिलित होंगे, तो वह वाला संघीय तंत्र है इसमें। राज्यपाल का कार्यालय है, न्यायपालिका भी की व्यवस्था है और लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण इसमें हैं, जो कि भारत शासन अधिनियम में, हालांकि यह मुख्य मुख्य चीज़ें हैं। वास्तव में 1935 के अधिनियम में जो लगभग आधे से, हमारे संविधान का आधा हिस्सा लगभग भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है, बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो कॉपी कर लिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से देखते हैं क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। तो मूल अधिकार लिए गए हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो अगर हमको इसे याद करना है तो कैसे याद करेंगे। मान लिया संयुक्त राज्य अमेरिका क्या है, दुनिया में एक दादागिरी की भूमिका रखता है, दुनिया में सबसे पावरफुल देश माना जाता है, मोस्ट पावरफुल नेशन, और इसकी वजह से दुनिया के सारे देशों में पर या लगभग एक तरीके से अपनी दादागिरी बनाए रखता है, दुनिया का सरपंच कहलाता है। कहीं भी कोई दिक्कत आ जाए तुरंत फैसला करने पहुंच जाता है, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, सीरिया हो, चाहे वियतनाम हो, चाहे दक्षिण कोरिया हो, चाहे जापान हो, हर जगह यह फैसला करने पहुंच जाता है। तो इतना पावरफुल, मान लिया कोई एक भाई है, एक छोटा भाई है, एक बड़ा भाई है, बड़े भाई को हम कनाडा मान लेते हैं क्योंकि आगे इससे भी फ़ायदा होगा। तो छोटा भाई जो अमेरिका है, तो वह क्या करता है, मान लिया कोई छोटा देश है जैसे अफ़गानिस्तान हम मान लेते हैं, और अफ़गानिस्तान के मूल अधिकारों का हनन हो जाता है, मूल अधिकार अफ़गानिस्तान के छीन लिए जाते हैं, वहाँ के लोगों को तालिबान वाले परेशान करने लगते हैं, वो आक्रमण करके लगभग पूरे तालिबान वाले अफ़गानिस्तान पे कब्जा कर लेते हैं, तो वहाँ के लोगों के मूल अधिकार छीनने लगते हैं। यह सिर्फ ट्रिक है, सिर्फ ट्रिक के लिहाज से इसको याद रखना, लेकिन मैं कुछ घटनाओं से इसे जोड़ के इसको थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करूँगा। तो मूल अधिकार जो हैं वो मूल अधिकार वहाँ के लोगों के छीने जाने लगते हैं, क्योंकि जो तालिबान है वहाँ के लोगों को ना पढ़ाई करने की स्वतंत्रता, ना बोलने की स्वतंत्रता, अगर वो कुछ बोल देते हैं तो उनकी छीन लेते हैं, तो मूल अधिकार उनके छीन लिए जाते हैं। तो तुरंत किसके पास पहुँचते हैं, अमेरिका के पास, कहते हैं भाई हमारे मूल अधिकार छीने जा रहे हैं, हम पे हमारी रक्षा कीजिए। तो कहता है ठीक, बिल्कुल, तुरंत कहता है कि भाई यहाँ जो लोग हैं उनके मूल अधिकार वापस करो, तालिबान को मार के भगाता है वहाँ से, और कहता है कि दुनिया का सरपंच मैं हूँ, तो मैं सरपंच हूँ, तो चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा न्यायालय हो, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे उच्च न्यायालय हो, सबके न्यायाधीशों को मैं पद से हटा सकता हूँ। और कोई भी दूसरा छोटा न्यायालय अगर निर्णय दे रहा है तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन, अर्थात दोबारा उसकी बात का अवलोकन मैं कर सकता हूँ कि बात सही कह रहा है या गलत कह रहा है। तो न्यायिक पुनरावलोकन भी इस तरीके से हो जाएगा। और यह भी कहेगा कि मैं इतना पावरफुल हूँ कि राष्ट्रपति तक पर महाभियोग लगा सकता हूँ, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकता हूँ, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकता हूँ, और राष्ट्रपति पर भी महाभियोग लगा सकता हूँ, यानी सबको हटा सकता हूँ, और उपराष्ट्रपति का पद भी बना सकता हूँ, उपराष्ट्रपति का पद सृजित कर सकता हूँ। इसीलिए जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो भी है वो मेरे अंडर में आती है। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं अमेरिका में जो चीज़ें हुई। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कनाडा से क्या क्या व्यवस्था ली गई। तो कनाडा की व्यवस्था जब हम देखते हैं तो कनाडा को सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यानी केंद्र जो है कनाडा में काफ़ी पावरफुल है जैसा कि भारत में है।
तो पावरफुल हमारे यहाँ जैसे केंद्र में पावर बहुत ज़्यादा है, उसी तरीके से कनाडा में भी पावर केंद्र सेंटर के पास बहुत है और राज्यों के पास पावर कम है। उसके अलावा अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं केंद्र के पास होती हैं। तो शक्तियाँ अवशिष्ट क्या होती हैं? हमारे संविधान में 3 सूचियाँ हैं। जो हमारी 7वीं अनुसूची है, हमारे संविधान में 12 अनुसूची जो हैं, उसमें से जो 7वीं अनुसूची है, इस 7वीं अनुसूची में शक्तियों को बांटा गया है। शक्तियाँ बांटी जो गई हैं, उनके जो भाग हैं वो 3 हैं, 3 भागों में बांटी गई हैं। एक है संघ सूची, जिस पे संघ या फिर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। दूसरी है राज्य सूची, जिस पे राज्य सरकार कानून बना सकती है। तीसरी है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची तीसरी है। तो इस तीसरी समवर्ती सूची, 3 सूचियों में भी जो पावर नहीं होती है, तीनों से अलग पावर, कुछ नया मुद्दा आ गया, तो वो होती अवशिष्ट शक्ति। तो ये अवशिष्ट शक्ति जो है, यह भी कनाडा के संविधान से ली गई है। उसके अलावा केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, यह भी कनाडा से ली गई है। और सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन भी, जो परामर्श के आधार पर जो सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देता है न्याय निर्णयन में, वह भी कनाडा से लिया गया है। तो अब याद करते हैं मेमोरी ट्रिक इसकी क्या होनी चाहिए। तो हमने इसके पहले देखा कि अमेरिका जो है वह छोटा भाई है और बहुत पावरफुल है। उसके बाद इतना पावर है कि वह सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है। लोग उसके पास अपने मूल अधिकार बचाने के लिए, मदद के लिए जाते हैं। जिस प्रकार से अफगानिस्तान देखिए, चाइना जब डराता है तो दक्षिण कोरिया और जापान सब उसके पास जाते हैं, भाई हमारे मूल अधिकार चाइना छीन रहा है, बचाइए बचाइए। तो उन सबको बचाने के लिए वो जाता है, कहता है कि मैं इतना पावरफुल हूँ। अब कनाडा जो है, जब आप मैप में देखेंगे तो कनाडा अमेरिका के ऊपर मिलेगा। तो ऊपर यानी वह बड़ा भाई और जो अमेरिका है वह छोटा भाई, लेकिन छोटा भाई ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा शरारती है। तो कनाडा जो है, इसे आप एक सीधा साधा बड़ा भाई मान सकते हैं। तो यह सीधा साधा है। तो यह क्या है? यह मोटा ताज़ा तो है, तगड़ा तो है, जैसे सशक्त केंद्र है। तो केंद्र यानी यह सशक्त है, मोटा ताज़ा है, लेकिन संघ और व्यवस्था भी इसकी संघीय है। यानी लेकिन यह व्यवस्था कैसी बनाना चाहता है, यानी सबको मिला जुला कर, यानी छोटे भाई को साथ लेकर बड़े भाई को, छोटा भाई अगर कुछ भी करता है तो यह ज़्यादा उस पर ज़्यादा मुद्दे को बड़ा नहीं करता है, मिलजुल के काम करने की कोशिश करता है ये। और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यानी इसके पास सिर्फ बची खुची शक्तियाँ हैं। यानी बड़ा भाई है, पावरफुल ज़्यादा है, नहीं सीधा साधा है, तो इसे एक पावर कौन सी मिलती है? बची खुची अवशिष्ट वाली पावर बड़ी इसके पास है। और नियुक्ति देखते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण पद हैं उनकी नियुक्ति का कोई अधिकार भी इसके पास नहीं। इसके पास सिर्फ राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, और राज्यपाल के बारे में आप जानते हैं उसके पास कोई खास पावर ज़्यादा होती नहीं है, एक नाम मात्र का पद होता है, रबड़ की मुहर भी कह सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, तो परामर्श यानी बड़ा भाई है, बहुत सीधा है, तो इसके पास सिर्फ लोग परामर्श के लिए जाते हैं, सलाह के लिए। मदद मांगना है तो छोटे भाई के पास जाते हैं, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, वह कहेगा मेरे मूल अधिकारों को सुरक्षित कीजिए। तो यह हो गई हमारी मेमोरी ट्रिक अमेरिका और कनाडा के संविधान से संबंधित। अब देखते हैं जर्मनी के वाइमर गणतंत्र से संबंधित जो चीज़ें हैं। तो जर्मनी, इसे हम ऐसे ही याद कर सकते हैं, क्यों? जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है, तो उस प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1918 में जर्मनी की पूर्ण रूप से पराजय होती है। जर्मनी वर्साई की संधि करता है, उसके आधार पर उसके सारे क्षेत्र छीन लिए जाते हैं, उस पर बहुत सारा कर्जा लग जाता है, उसके ऊपर युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में बहुत अरबों रुपया उसे देना पड़ता है। उसके पास पैसा नहीं बचता, लोगों के पास खाने के लिए रोटियां नहीं बचती हैं, लोग भूख से तड़पते बिलखते इधर उधर प्रदर्शन करते हैं, नारे लगाते हैं। तो वहाँ पे जो उसके बाद जो सरकार बनती है वह नया संविधान बनाती है, और उस संविधान को वाइमर संविधान या वीमर संविधान कहते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, वो देखते हैं कि देश के हालात बहुत ख़राब हैं, तो वहाँ पे जो संविधान बनता है तो उसमें यह व्यवस्था रखी जाती है। देखिए इस समय व्यवस्था बहुत ख़राब है, कभी भी लोग उग्र हो सकते हैं, वो दंगा फसाद कर सकते हो। अभी एक विश्व युद्ध ख़त्म हुआ है, कभी भी लड़ाई शुरू हो सकती है, कोई दिक्कत हो सकती है। तो वो लोग ये आपातकाल वाली व्यवस्था रखते हैं कि भाई अगर आपातकाल हम की व्यवस्था आती है अभी जल्दी में, तो हम तुरंत मूल अधिकारों को सस्पेंड कर देंगे, मूल अधिकार छीन लेंगे। तो अपने यहाँ भी ऐसी व्यवस्था है, जब आपातकाल लगता है, 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, जब आपातकाल लगता है तो यहाँ मूल अधिकारों को सस्पेंड कर दिया जाता है, स्थगित किया जाता है। अब आते हैं फ्रांस के संविधान पे।
तो फ्रांस के संविधान को भी अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की है तो उसे याद करने की, आपको ट्रिक्स के माध्यम से याद करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब फ्रांस में 1789 में फ्रांसीसी क्रांति होती है तो उस क्रांति में वहाँ के लोगों का जो जज्बा होता है, लोग मांग करते हैं कि हमको क्या चाहिए, एक देश चाहिए जिसका नेता चुना हुआ होना चाहिए। और मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि वहाँ जो 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 नेता चुना हुआ होता है उसे गणतंत्र कहते हैं। तो गणतंत्र, वहाँ का नेता पहले राजा हुआ करता था, तो राजशाही को हटा के वो गणतंत्र लाना चाहते थे, और जब वहाँ पे सरकार बनती है तो उसे कहते हैं गणतंत्र, फ्रांस का गणतंत्र, द्वितीय गणतंत्र, तृतीय गणतंत्र। तो जितनी बार राजशाही हटी और गणतंत्र बना तो वहाँ पे प्रथम गणतंत्र, द्वितीय गणतंत्र, तृतीय गणतंत्र, इसी तरीके से गणतंत्र बनते हैं। तो फ्रांस के संविधान से, और वहाँ की जो क्रांति होती है उसके नारे में मुख्य 3 वर्ड होते हैं, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। तो इन 3 वर्ड को आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ की क्रांति के नारे में ये 3 वर्ड थे। फ्रांस की क्रांति के टीपू सुल्तान ने भी इन नारे को अपनाया था फ्रांसीसी लोगों से मित्रता करने के संबंध में। तो अन्य हम वीडियो आगे देखते हैं। तो आगे आता है ब्रिटेन का संविधान। तो जब ब्रिटेन के संविधान पे हम आते हैं तो देखते हैं कि ब्रिटेन में संसद बहुत पुरानी है। संसदीय व्यवस्था दुनिया की अगर लगभग देखी जाए आधुनिक विश्व में, तो ब्रिटेन की संसद सबसे पुरानी है। वहाँ की संसद जो है ऐसे ही वहीं की संसद के तर्ज पे दुनिया भर में संसद बनी। तो जितनी संसद से संबंधित व्यवस्थाएं आएंगी वह सभी ब्रिटेन से आएंगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मध्यकाल से वहाँ की संसद चल रही, और वहाँ की संसद चल रही। जब भारत में अंग्रेज आते हैं तो वहाँ चार्टर कहाँ से लेके आते हैं? ब्रिटेन की संसद से। और अन्य जो अधिनियम 1813 का अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट 1861 का सेटलमेंट एक्ट, 1884 का पिट का इंडिया एक्ट, उसके अलावा 1919, 1909, 1947 का भारत को आज़ाद करने वाले सारे एक्ट कहाँ से पास होते हैं? संसद से। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि संसदीय शासन वहीं से लिया गया। उसके अलावा नागरिकता एकल भी वहीं से ली गई है, एक ही व्यक्ति है तो एकल नागरिकता वहाँ से ली गई है। याद रखेंगे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, डबल वहाँ नागरिकता है। उसके अलावा विधि का शासन और विधायी प्रक्रिया, ये भी दोनों ब्रिटेन से ही ली गई हैं। और मंत्रिमंडल प्रणाली जो है, यानी मंत्रियों की, जब संसद वहाँ से होगी तो जाहिर सी बात है मंत्रिमंडल वहीं से होगी, और जब संसद होगी तो शासन किसका होगा? विधि का, यानी कानून, लॉ का शासन होगा। संसदीय शासन में विधि और विधि की प्रक्रिया और विधि का शासन भी होगा। उसके अलावा परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार, जब संसद है तो संसदीय विशेषाधिकार। और द्विसदनवाद, जब संसद है तो संसद के ज़्यादातर देशों में 2 ही सदन होते हैं, जैसे लोकसभा राज्यसभा हमारे यहाँ, तो वहाँ भी 2, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स, वहाँ 2 वो थे। तो अब आगे देखते हैं आयरलैंड का संविधान। तो आयरलैंड के संविधान में जब हम देखते हैं तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, तो ये सारी चीज़ें उसमें हैं। तो इसके अलावा संसद के जब उसमें हम देखते हैं परिप्रेक्ष्य में, तो जब आयरलैंड के लिए हम लोग देखते हैं आयरलैंड के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, तो उन व्यवस्थाओं में क्या क्या है, तो जब हमको इसके बारे में याद करने की ज़रूरत है तो हम याद करते हैं 4N। तो 4N में से 2 जो हैं नीति निदेशक, तो 2N जो है नीति निदेशक, यानी जो नीति निदेशक तत्व हैं वो लिए गए हैं आयरलैंड से। उसके अलावा निर्वाचन लिया गया है आयरलैंड से, और दूसरा नामांकन भी आयरलैंड से, यानी 4N याद रखिए, नीति निर्देशक, निर्वाचन, नामांकन। लेकिन निर्वाचन किसका? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, निर्वाचन राष्ट्रपति का, और नामांकन किसका? तो नामांकन राज्यसभा सदस्यों का, जो नामांकन जो राज्यसभा में नामांकित किए जाते हैं 12 सदस्य, वो लिया गया है आयरलैंड से। तो 12 सदस्य, तो 4N आप याद रखेंगे तो आपको यह चीज़ याद रहेगी आसानी से। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया।
तो ऑस्ट्रेलिया में समवर्ती सूची, मैंने 3 सूचियों की बात की थी। 7वीं अनुसूची जो हमारे संविधान की है 12 अनुसूचियों में, उसमें 3 सूचियाँ दी हुई हैं। वो 3 सूचियाँ कौन कौन सी हैं? तो पहली हमारी जो सूची वह है संघ सूची, दूसरी जो है हमारी वह है राज्य सूची, और तीसरी जो हमारी सूची है वह है समवर्ती सूची, यानी उस पर दोनों कानून, चाहे वह केंद्र सरकार हो चाहे वह राज्य सरकार हो, दोनों कानून उस पर बना सकती हैं। तो इस तीसरी अनुसूची यानी समवर्ती सूची की व्यवस्था कहाँ से दी गई? ऑस्ट्रेलिया। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम देखते हैं तो वह ज़्यादातर क्रिकेट हो चाहे हॉकी हो, इसमें सब में टॉप पे ज़्यादातर रहती है, बहुत अच्छा खेलती है, परफॉर्म अच्छा करती है, तो वह सूची में हमेशा ऑस्ट्रेलिया की टीम टॉप पे रहती है। तो समवर्ती सूची हम इस तरीके से याद रखते हैं। अब टॉप क्यों करती है? क्योंकि उन लोगों को व्यापार, वाणिज्य, समागम, इस सब की स्वतंत्रता मिली हुई है, यानी वो स्वतंत्र हैं। सारे खिलाड़ी जो मन चाहा काम कर सकते हैं, चाहे व्यापार करें, वाणिज्य करें, कुछ भी करें, तो इसलिए वो सूची में हमेशा टॉप करते हैं। उसके अलावा मान लीजिए कि वहाँ की ऑस्ट्रेलिया की जो टीम थी, वहाँ के राष्ट्रपति ने एक दावत दी, उस दावत में दोनों जो लोग थे, चाहे वह टीम हो उनकी महिला टीम और चाहे वह पुरुष टीम, दोनों को एक साथ दोनों को बुलाया, एक साथ टेबल पे, वर्ल्ड कप जब वो जीते तो उन सबको भोजन कराया। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक वास्तव में होती कब है? जब संसद में कोई विधेयक पास नहीं हो पाता है तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी हैं जिनमें संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। तो यह सब लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं जो सोवियत संघ है। तो सोवियत संघ को याद करने के लिए, चूंकि अब सोवियत संघ नहीं है, तो कभी कभी यह भी आता है कि रूस से लिया गया। रूस को कहते हैं रसिया। रसिया का हम अंतिम वर्ड उठा लेते हैं सिया। सिया अर्थात सीता जी। तो सीता जी जो थी उन्होंने जीवन भर अपने कर्तव्य का पालन किया। रसिया में हम सिया उठाते हैं, सिया, सिया राम। तो सिया अर्थात सीता जी, तो उन्होंने कर्तव्य अपने जीवन भर अपने मूल कर्तव्यों का निर्वहन किया है सिया ने। उसके अलावा वह अपने जीवन में सामाजिक, आर्थिक और राजनीति का एक उन सारे न्याय का आदर्श हैं। तो प्रस्तावना में जो न्याय दिए हैं, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। 3 प्रकार का न्याय कौन सा? एक तो सामाजिक न्याय, एक सामाजिक न्याय, और दूसरा आर्थिक न्याय, और तीसरा राजनीतिक न्याय। तीनों तरीकों का आदर्श जो है उसमें दिया गया है। उसके अलावा दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान के बारे में जब हम देखते हैं तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, यह है वहाँ से लिया गया। तो इसके बारे में जब हम याद करने की कोशिश करते हैं तो आप साउथ अफ्रीका की टीम के बारे में कल्पना करिए। साउथ अफ्रीका की टीम इतना बढ़िया खेलती है, ज़बरदस्त खेलती है, लेकिन उसके बावजूद उनकी टीम आज तक जो है सेमीफाइनल से बाहर नहीं जा पाई है। उनकी टीम जो है वह सेमीफाइनल से ही बाहर हो जाती है। तो उनको लगा कि भाई इतना हम लोग बढ़िया खेलते हैं, उसके बावजूद हम लोग क्यों हार जाते हैं। तो उन्हें लगा कि टीम में कुछ संशोधन की ज़रूरत है, टीम में कुछ ज़रूरत है संशोधन की। टीम में कुछ नए खिलाड़ियों को शामिल किया जाए, संशोधन किया जाए, कुछ लोगों को हटा दिया जाए जो बढ़िया नहीं खेलते हैं, और कुछ दूसरे लोगों को शामिल किया जाए जिससे हमारी टीम पहुंच सके। उसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है वह भी वहाँ किया जाता है। टीम में जब संशोधन किया जाएगा तो कुछ लोगों को बाहर कर दिया जाएगा, कुछ लोगों को अंदर किया जाएगा, तो उनका निर्वाचन यानी उनका सिलेक्शन टीम में होगा। तो वह है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। और राज्यसभा में सदस्य कितने चुने जाते हैं? 12। और टीम में सदस्य कितने होते हैं? 11। तो लगभग आसपास ही है, इसलिए आप इससे भी याद कर सकते हैं। पूरी टीम ही बदल दी जाए तो 11 प्लेयर बदले जाएंगे। और राज्यसभा में जो मनोनयन होता है, निर्वाचन है, हालांकि यहाँ पे निर्वाचन है, तो निर्वाचन जो राज्यसभा के सदस्यों का जिस तरीके से होता है तो वह आप याद रख सकते हैं इससे। आगे देखते हैं जापान का संविधान। तो जापान का जो संविधान है उसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। तो जापानी लोग कानून का बहुत पालन करते हैं, बहुत सभ्य तरीके से व्यवहार करते हैं, इसलिए हम याद रख सकते हैं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर वाली जो प्रक्रिया है, यानी किसी को अगर अपने यहाँ दंडित करने की बात आती है तो उसे कानून के द्वारा ही दंडित किया जा सकता है। इसे ही कहते हैं विधि की प्रक्रिया। यही हमारी विधि की प्रक्रिया